हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने किया आदर्श मार्ग का निरीक्षण। संत हिरदाराम नगर बस स्टैंड से चंचल चौराहे तक बन रहे आदर्श मार्ग के निर्माण कार्य का निरीक्षण क्षेत्रीय हुजूर विधायक एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ किया। इस दौरान शर्मा ने आदर्श मार्ग के निर्माण में हो रही देरी पर अधिकारियों से कहा है कि मार्ग का निर्माण नागरिकों की सुविधा के लिए है। इस निर्माण के समय नागरिकों को समस्या न हो, इसका निगम ध्यान रखे। शर्मा ने कहा है कि आदर्श मार्ग निर्माण में संपूर्ण संत नगर लाभान्वित होगा। संत हिरदाराम नगर में एक हम आदर्श मार्ग बना रहे हैं, जिस पर लगातार निर्माण कार्य जारी है। इसमें एमपीवी के पोलों की शिफ्टिंग है। कुछ थोड़े बहुत जो रोड की तरफ अतिक्रमण थे, वो अतिक्रमण हमने हटाए गए हैं। रोड को चौड़ीकरण किया गया है। साथ में 3-4 नाले हैं, उन नालों पर स्लैब डलेगी। कुछ नालों के नए निर्माण होंगे। लेकिन अभी कुल मिलाकर हमने बस स्टैंड से लेकर साधु वासवानी स्कूल के टर्निंग तक ये हमने तय किया है कि 15 मई तक ये रोड आवाजाही के लिए 100% क्लियर कर देंगे। इस रोड पर सीसी का निर्माण होना है, वो रात में होगा, दिन में नहीं करेंगे। रात में 12 से या 11 से 4 रात में निर्माण होगा, क्योंकि इस टेम्परेचर में अगर हमें कोई सीमेंट का काम करना है तो रात में ही करना पड़ेगा, अन्यथा चटक जाएगी और उसकी तराई होगी। तो ये काम आज हम लोगों ने यहाँ नगर निगम के अधिकारी और संबंधित हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ यहाँ दौरा किया है। तो उस दौरे में हमने 15 तारीख लाइन तय की है। सेंटर वर्ष पर हम जो स्ट्रीट लाइट है उसको 100% शिफ्ट कर देंगे। जो खंभे सड़क पर आ रहे हैं वो सारे खंभे शिफ्ट कर देंगे। और मैं समझता हूँ कि 15 मई तक ये रोड 101% क्लियर मिलेगा। अगर पुलिया को छोड़कर, चूंकि वो पुलिया में हमें 1.5 महीने का समय लगेगा, उसको छोड़कर, क्योंकि हम उसमें कंक्रीट भी हो जाएगा तब सीमेंट कंक्रीट हो जाएगा 15 मई तक सीमेंट कंक्रीट नहीं, हम आवाजाही के लिए 100% रोड कर देंगे। और जो हमें 1 किलोमीटर, क्योंकि ये सीमेंट कंक्रीट मशीन से है, हम मशीन से कराएंगे, तो मशीन से कम हमको 1 किलोमीटर की लेंथ अगर क्लियर मिलेगी तो मशीन का संचालन और मजबूती दोनों ठीक होती है। अगर हमको उतनी लेंथ नहीं मिलेगी, टुकड़े टुकड़ों में किए तो बीच बीच में क्रैक आएंगे और समय भी लगेंगे, क्रैक लगेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि 15 मई तक लोगों की आवाजाही निरंतर जारी हो सकती है, उसमें कहीं कोई किसी को परेशानी नहीं। इस बीच में थोड़ी सी लाइट शिफ्टिंग का काम आएगा 2-2, 3-3, 4-4 घंटे के लिए। उस बीच में जो नागरिकों को तकलीफ होगी उसके लिए हम पैरागर से संजना प्रिया। दिल्ली नगर निगम बिल्डिंग विभाग ने बंद कर रखी है अपनी आंखें, पर लालच की पट्टी भूमाफियाओं के कहने पर बांध कर रखी। गरीब लोगों को परेशान करते हैं बिल्डिंग विभाग। जी हाँ, ये नजारा है दिल्ली के सदर बाजार पुरम वार्ड 85 का, जहाँ मकान नंबर 2146 गली चूल्हे वाली का है, जहाँ एमसीडी की मिली भगत से अवैध बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा था, जिसके चलते इस मकान के आसपास के पड़ोसियों को काफी दिक्कतें थी, क्योंकि अब्दुल गफ्फार नाम का बिल्डर इस अवैध बिल्डिंग के निर्माण में खराब और 3rd क्लास का मटेरियल लगा रहा था। पर लोगों की शिकायत पर जब गफ्फार बिल्डर ने ध्यान नहीं दिया, तब लोगों ने एमसीडी को सूचित किया, पर एमसीडी ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो लोगों ने अपने इलाके के हिंदू मुस्लिम एकता सेवा समिति नाम की संस्था को इसकी शिकायत और संस्था के अध्यक्ष मोइनुद्दीन से मदद की गुहार लगाई। इसके चलते हिंदू मुस्लिम समिति के अध्यक्ष मोइनुद्दीन ने अपनी संस्था के माध्यम से एमसीडी को अवैध निर्माण की शिकायत दी, पर एमसीडी अधिकारी जैसे ही अपनी आंखों पर रिश्वत की पट्टी बांध कर बैठे हों। अवैध निर्माण और भूमाफियाओं का आतंक जोरों पर नजर आ रहा है। हिंदू मुस्लिम एकता सेवा समिति की माने तो अवैध बिल्डिंग की शिकायत करने पर एमसीडी अधिकारियों ने गुस्सा दिखाते हुए उल्टा काम कर दिया। शिकायतकर्ता से ही पुराने बिना छत बिना दरवाजे की 4 दीवार पर एमसीडी बिल्डिंग विभाग जूनियर सब इंजीनियर अतुल ने भूमाफिया अब्दुल गफ्फार के आदेश का पालन करते हुए सील लगा दी। संस्था के अध्यक्ष मोइनुद्दीन की माने तो सदर पहाड़गंज जोन के डीसी कपिल रस्तोगी जी से मिलने की कोशिश लगातार करते रहे, पर डीसी साहब शिकायत सुनना तो दूर, मिलने की जहमत भी नहीं उठाते। मोइनुद्दीन की सुबह शाम एमसीडी जोन के चक्कर काटने पर मजबूर है। जनाब, शिकायत ये थी कि मैं हिंदू मुस्लिम एकता सेवा समिति चलाता हूँ। मेरे पास में 15/12/2015 के अंदर शिकायत आई थी कि 2146 गली चूल्हे वाली भूमाफिया अब्दुल गफ्फार अवैध निर्माण कर रहा है। मैंने उसके ऊपर एक एनजीओ के माध्यम लेटर पैड पे एक आरटीआई लगाई। आरटीआई में इन्होंने जवाब दिया
कि ये अवैध निर्माण हो रहा है। और जनाब ये 15-12 से आज तक हम शिकायतें देते आ रहे हैं, जनता परेशान है। और डीसी साहब से 3 बार मैं आ चुका हूँ। डीसी साहब मेरे को वक्त नहीं दे रहे, मैं 1-1 घंटे बैठ के चला जाता हूँ। सिंह साहब थे, उन्होंने सुनवाई की थी, लेकिन अभी तक अवैध निर्माण के ऊपर ना ही कोई इन्होंने एक्शन किया है, ना कोई जवाब दे रहे हैं। आज 15-12 से आज 3/5/2017 हो गई है। ये हाल है जनाब, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं। बिल्डिंग विभाग हमसे बात नहीं करते, डीसी साहब हमें टाइम नहीं दे पाते। 4 बार मैं आ चुका हूँ, 1-1 घंटे बैठ के चला जाता हूँ। डीसी साहब कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे रस्तों के साहब जी। किन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है? जनाब हालात ये हो गए हैं कि मैंने जो शिकायत की थी एमसीडी ने, उनके खिलाफ तो शिकायत की नहीं। मेरा जो पुरानी 4 दीवारी बनी हुई थी, उस 4 दीवारी को जाकर सील कर दिया। जब मैं डीसी साहब से मिलने का काम कर रहा हूँ, जी मेरी 4 दीवारी क्यों सील की गई? 2146 में अवैध निर्माण हो रहा था। मैंने एफिडेविट भी लगाया, इनको जवाब भी दिया, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही जनाब यहाँ बिल्कुल भी। आज आप कब से बैठे हुए थे डीसी साहब से? जनाब मैं 12 बजे से कार्ड देके वहाँ बैठा हुआ था और डीसी साहब पौन घंटे में यहाँ बैठा हूँ। समय इस टाइम पे हो रहा है। 1.5 घंटे बैठने के बावजूद डीसी साहब चुपचाप नीचे उतर के चले गए। मेरी कोई बात नहीं करी, सुनवाई नहीं करी इन्होंने। ये 3री बार हो गया जनाब। ये 2 बार पहले भी आया था तो कहने लगे बिल्डिंग विभाग से मिल लो। वहाँ मैं गया तो उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरे साथ अन्याय हो रहा है जनाब। आपकी 4 दीवारी किस कारण सील कर दी गई? जनाब मैंने अवैध निर्माण की शिकायत, मैं तो एनजीओ चलाता हूँ, मेरा तो कोई लेने देना नहीं था। जनता ने एप्लीकेशन दी, मैंने उनके खिलाफ मैंने आरटीआई लगा के जवाब मांगा पहले कि जी ये अवैध बन रहा है या इसका कोई आपने नक्शा पास किया है। इन्होंने आरटीआई में जवाब में दिया कि अवैध निर्माण हो रहा है। मैंने उनका जनता की सपोर्ट किया। सपोर्ट करने का नतीजा ये है कि आज मेरे साथ अन्याय मेरे साथ हो रहा है। मेरी उल्टी उनकी सील करने के बजाय, उनके ऊपर एक्शन लेने के बजाय इन लोगों ने मेरी ही 4 दीवारी को, जो पुरानी बनी हुई थी, मैंने एफिडेविट दिया, जवाब दिया, उसके बावजूद भी उसको सील कर दिया गया और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही जनाब यहाँ पे। दिल्ली से राजीव कुमार तिवारी की रिपोर्ट। ग्राम टोकी के युवक जितेंद्र मुकाती ने रेत से भरे 3 डंपर को रोककर चालकों से की मारपीट। चालक ने पूछा युवक से आप कौन है? इस पर युवक ने गाड़ी से उतरकर मारपीट की और पुलिस को बुलाकर डंपरों को थाने लाए। रेत के डंपर चालकों के पास रॉयल्टी होने के बावजूद पुलिस ने थाने में खड़ा किया। जितेंद्र मुकाती थाना प्रभारी का खास होने के कारण मनमानी करता है, जिसके चलते चालकों ने युवक से पूछा कि आप कौन हैं। इतना पूछने पर युवक ने चालकों को और क्लीनरों से मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के दौरान चालकों को चोट आई है, जिसमें चालक दलवीर सिंह को एक कान से सुनाई नहीं देता है, जबकि चालक और क्लीनर ने डंपर में भरी रेत की रॉयल्टी और जरूरी कागजात दिखाने पर भी मारपीट करते रहे। जबकि ग्राम टोकी में अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री में ही डंपर रेत लेकर जा रहे थे। युवक जितेंद्र मुकाती की मनावर थाने पर अधिकारियों से जान पहचान होने के कारण दबंगता दिखाता रहता है। डंपर चालकों से मारपीट करने के बाद मनावर थाने पर फोन लगाकर डंपरों को मनावर थाने पर खड़ा करवा दिया। वहीं मनावर थाने पर जानकारी लेना चाहिए तो जवाबदेह अधिकारियों ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। बताया कि डंपरों में ओवरलोडिंग रेत हो सकती है, परंतु यह कहाँ तक सही है कि कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में लेकर किसी के भी साथ मारपीट कर सकता है, जबकि ये काम पुलिस, खनिज विभाग या राजस्व करता है। तो यह समझ में नहीं आता कि अगर रेत से भरे डंपरों पर कार्रवाई होती है तो उपयुक्त युवक पर भी कार्रवाई होना चाहिए, जिससे कानून हाथ में लिया है। तो क्या करते हैं? सर मेरा नाम मोहन है, मैं गाड़ी चलाता हूँ। हम चिचली से रेती भर के आए थे तो टोकी पार करके हमने गाड़ी राल्टी के लिए खड़ी की थी। राल्टी ली हमने टोकी से और जैसे जाने के लिए हम बैठे तो सामने से एक बाइक आई जिसको हम नहीं पहचानते, सादी ड्रेस में था। वो सामने खड़ी कर दी गाड़ी और बोलने लगा थाने पे लेके चलो। तो हमने उनसे कहा कि सर थाने किस बात पे ले जाएं? तो उन्होंने कहा रोड ख़राब हो रहा है, बोले ओवरलोड गाड़ी है ये वो। और काफ़ी बहस होने के बाद में उनने गाड़ी हमारी नहीं मानी और 2 गाड़ी दूसरी हो रही है, एक ड्राइवर के साथ मारपीट भी करी उनने। उसके बाद में हमारी गाड़ी जैसे हमने मारपीट करने लगे, हम अनजान आदमी पराई जगह, तो हमने गाड़ी रिटर्न लेके आए थाने पे और थाने पे से पुलिस आई थी, गाड़ी लेके थाने पे आ गई। मनावर से सर्च स्टोरी के लिए पन्नालाल बघेल की रिपोर्ट। सतना निवासी भाजपा के संभागीय मीडिया प्रभारी श्यामलाल गुप्ता का परिवार इटारसी से चल रहे आचार्य के प्रवचन के कार्यक्रम से लौट रहा था। तभी कटनी के कुठारा थाना क्षेत्र के
इंदिरा नगर बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग 7 से 12 बजे दिन में निकल रहे थे, तभी उनकी बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर पुलिया से जा टकराई, जिसमें बोलेरो में सवार एक महिला कंचन गुप्ता को मौके पर मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए, जिसमें रामचरण, मधुसूदन तथा लीला की हालत गंभीर है। हादसे की खबर लगते ही कटनी के भाजपा विधायक संदीप जायसवाल, महापौर शशांक श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष पीताम्बर टोपनानी, भाजपा जिला अध्यक्ष मनीष दुबे सहित अनेकों कार्यकर्ता घायलों का हाल जानने जिला अस्पताल पहुंच गए। वहीं अस्पताल में व्यवस्थाओं से नाराज भाजपा नेताओं ने घायलों को निजी अस्पताल एमजीएम में बेहतर उपचार के लिए भर्ती कराया। दोपहर 12:30 बजे करीब सूचना प्राप्त हुई कि कटनी बाईपास पे इटारसी से आ रहे गुप्ता परिवार जो बोलेरो से आ रहे थे, दुर्घटनाग्रस्त होकर बोलेरो पुल के नीचे गिर गई, जिसमें बैठे हुए उनके परिजनों को काफी चोटें आई। सूचना पर मौके पर पहुंचा, उनके परिजनों को अस्पताल में एडमिट कराया गया इलाज के लिए, जिसमें डॉक्टरों द्वारा कंचन गुप्ता को मृत घोषित किया गया, जबकि लीला गुप्ता, उनकी बच्ची रामचरण गुप्ता और बेटे मधुसूदन खतरे से बाहर। ये परिवार कहां से कहां जा रहा था? ये इटारसी से 17 किलोमीटर। कटनी मध्य प्रदेश से सर्च स्टोरी के लिए यश खरे की रिपोर्ट। आज शाम एक बस जो कि कटनी से सिमरिया रेपुरा तक चलती है, बस स्टैंड से छूटने के बाद बस स्टैंड से कुछ ही दूरी पर ही पहुंची थी कि चलते चलते तकनीकी खराबी के चलते बस बहते हुए डिवाइडर से टकरा गई और बस 2 हिस्सों में बट गई तथा पीछे के दोनों चक्के निकलकर अलग हो गए तथा यात्री भी जमीन में गिर गए। पर कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आई है, परंतु जिसने भी यह हादसा देखा वह सहम गया। वहाँ एक बगल में गाड़ी खड़ी थी, वहाँ से ऑटो आई, ऑटो वाले को बचाने के चक्कर में वो पीछे तो हिस्सा लग गया। तो क्या हुआ? टायर निकल गए। ये तो बीच से फट गई है बस, तो उसका क्या है? अब बिना टायर की चलेगी तो बीच में फटवाई ना करेगी। जमीन में चलेगी बॉडी तो बॉडी तो फटवाई करेगी। किसी चीज से टकराई थी क्या? नहीं टकराई नहीं, वो जमीन में चल के फट गई बस। कितने लोग घायल हुए? 2-3 लोग घायल नहीं हुए, थोड़ी बहुत खरोंच आई है, घायल कोई नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अरुण सिंह। और ये बस किसकी है? तिवारी जी। कौन तिवारी? अनिल तिवारी के नाम में है और हनुमंत खरे की गाड़ी है, हेमंत खरे। आप कौन हैं? हम ड्राइवर हैं। आप ही चला रहे थे? जी। आपको क्या लगता है कैसे मतलब हो गया? हाँ? खराबी देखिए कि ऐसे मतलब बचाने के चक्कर में हुआ, बस में कोई खराब। कटनी से सर्च स्टोरी के लिए यश खरे की रिपोर्ट। स्वच्छता सर्वे के अनुसार सफाई के मामले में सबसे फिसड्डी शहर यूपी का गोंडा है, उसके बाद बहराइच, खुर्ज और शाहजहांपुर है। इस सर्वे में गोंडा सबसे गंदा शहर माना गया है। उससे ऊपर 483 नंबर पर महाराष्ट्र का भूसावल शहर है, उसके बाद बिहार का घाट, उत्तराखंड का हरदोई, बिहार का कटिहार, यूपी का बहराइच, पंजाब का मुक्तसर आबोहा है। स्वच्छता सर्वे के हिसाब से यूपी के गंदे शहरों में शाहजहांपुर जिला 9वें स्थान पर है, यानी कि गोंडा, बहराइच और खुर्ज से ज्यादा साफ सुथरा है। शाहजहांपुर मगर है तो गंदे शहरों की लिस्ट में। यहाँ के लोगों की माने तो सफाई की आदत हर एक इंसान को अपने अंदर डालनी चाहिए, तभी स्वच्छ भारत का सपना पूरा हो सकता है। उसके बाद शाहजहांपुर शहीदों की नगरी है। यहाँ पर अशफाकुल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह जैसे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को आज़ाद कराया। और शाहजहांपुर में जिस तरीके से गंदगी, जगह जगह पे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और गंदे जानवर घूमते रहते हैं मोहल्लों में, और कूड़ों के डिब्बों में तमाम गंदगी फैली रहती है। हम तो कहते हैं यहाँ के प्रशासन और शाहजहांपुर जिस तरीके से गंदगी से गुजर रहा है, हम सब यही मांग करते हैं कि यहाँ पर गंदगी मुक्त किया जाए शाहजहांपुर, क्योंकि ये शहीदों की नगरी है, शहीदों का अपमान हो रहा है। हमारी यही मांग है कि इसको जो है गंदगी से मुक्त किया जाए। जिला गंदगी के लिए एक आम आदमी को सबसे पहले तो अपने घरों के आगे कूड़ा डालना बंद कर दें, और जब आप कूड़ा डालना बंद कर देंगे और डस्टबिन में कूड़ा डालेंगे तो उससे गंदगी कम होगी। हम शाहजहांपुर की गंदगी की बात करें तो शहर में फैली गंदगी के जिम्मेदार यहाँ के नागरिक हैं, जो सरकारी नाली नालों
पर अतिक्रमण कर लेते हैं, जिसके कारण शहर में गंदगी रहती है। दूसरा कारण जिले में टचिंग ग्राउंड का न होने के कारण भी शहर गंदा रहता है। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो कदम उठाया है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, इसमें ये हमारा शाहजहांपुर ही नहीं वरन पूरे भारतवर्ष की जो नेतागण हैं और जो आम जनता है वो भी स्वच्छता की ओर निकल पड़ी है और उन्होंने जो है अपने आप ये बीड़ा उठाया कि अपने गली घर मोहल्लों को हम साफ रखेंगे और जो है आने वाले भारत को हम बहुत सुंदर और स्वच्छ बनाने का ये निर्णय हमारी जनता और देश की जनता ने लिया है। हमारा शाहजहांपुर जनपद है, इसको भी हम जो है स्वच्छता की ओर सबसे ऊपर ले जाएंगे और भारत में संभवतः जो है ये अच्छा प्रदर्शन और अच्छे स्थान पर ये पहुंचेगा। वो शहर जो है बहुत ही गंदा है, जिसकी जितनी प्रार्थना की जाए उतनी कम है। शाहजहांपुर में सीवर लाइन बननी चाहिए, नालियाँ सब साफ होनी चाहिए, सड़कें बहुत टूटी फूटी और अच्छी बननी चाहिए और सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, जिसके लिए हटाओ अभियान नगर पालिका को चलाना चाहिए। शाहजहांपुर की जनता को भी जागरूक होना चाहिए और केंद्र सरकार का साथ देना चाहिए, जिससे शाहजहांपुर भी स्वच्छ शहरी में सबसे नंबर 1 पे आ जाए। शाहजहांपुर में गंदगी का अंबार देखने को मिलता है, यह नगर पालिका की लापरवाही के चलते। सड़कों पर कूड़े का ढेर और चौक नाले देखने को मिलते रहते हैं। शायद इसीलिए शहीदों की नगरी शाहजहांपुर भी सरकारी सर्वे में गंदे शहरों की लिस्ट में नाम आ गया है। शाहजहांपुर से मोहसिन खान की रिपोर्ट।